हाय गाइस। आज ये पहला आपका लेक्चर है सेकंड चैप्टर का, जो केमिस्ट्री का 11th स्टैंडर्ड का, विच इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम जो एटम के अलग अलग स्ट्रक्चर जो अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए थे, जैसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो जे थॉमसन ने दिया था, जो प्लम पुडिंग मॉडल था या वाटरमेलन मॉडल था। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। फिर नील्स बोर अपना मॉडल देते हैं। उसके बाद जो है नील्स बोर और सोमरफील्ड का मॉडल आता है। और उसके बाद आपका जो है डी ब्रोगली की डिस्कवरी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, जो सब एटमिक पार्टिकल्स हैं। और उसके बाद हाइजनबर्ग आते हैं अपनी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। एंड फाइनली अरविंद श्रोडिंगर का वेव मैकेनिक्स आता है, राइट। बेसिकली हम जे थॉमसन से स्टार्ट करके एंड करेंगे वार्नर हाइजनबर्ग का क्वांटम मैकेनिक्स टू द wave mechanics of Erwin Schrodinger, right? So it's possibly, one of the most interesting chapters of chemistry as well as physics, and personally मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इस चैप्टर का अंत दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग थियरी के पास होता है, विच इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स, which has been a greatest achievement of human intellect. So it's the theory of general relativity और क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो थियरीज़ हैं इन्हें सबसे महान थियरीज़ मानी जाती है। इट्स अ मेजर अचीवमेंट बिकॉज आज जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, इस जिस मोबाइल फ़ोन से मैं ये वीडियो ले रहा हूँ और जिस मोबाइल फ़ोन पे आप वीडियो देखेंगे, राइट, और हमारी जो एलसीडी स्क्रीन है, हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसने हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा आसान बनाया है, ये बेसिकली पूरी तरह से आज डिपेंड करती है क्वांटम मैकेनिक्स पे। अगर ये थियरी नहीं आई होती और हमने इसे नहीं समझा होता, तो बेसिकली आज जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, राइट, इतना जो प्रोग्रेस हुआ है ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, वो कभी नहीं हो पाता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल एंड पॉसिबली द मोस्ट प्रिसाइज एंड सक्सेसफुल मॉडल ऑफ साइंस दैट वी हैव एवर क्रिएटेड, राइट। इस जर्नी की शुरुआत होती है, साइंस में क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक एक चीज़ आप मानकर चलते हो, तो एक तरह से एक डॉगमा हो जाता है, राइट, जिसको लोग चैलेंज करना जो है ऑलमोस्ट उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, वो हार्डकोर ट्रुथ है। तो उसी तरह से एक तरह की धारणा थी पहले कि जो एटम्स होते हैं, राइट, वो इनडिविजिबल होते हैं। यानी एटम जो है, जब आप किसी भी मैटर के छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो एटम होता है। और ऐसा माना जाता था कि एटम का और भी कोई छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। एटम्स वेर द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स, राइट, स्मॉलेस्ट एंटिटीज और सॉर्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी मैटर। लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई, तो उसने इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया और बाद में वो हमें एक तरह से नई दुनिया में लेकर गया, जहाँ पे शायद जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ थे वो काम नहीं करते थे और हमें नए लॉज की ज़रूरत पड़ी, जो फिर क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पे जो है हमारे सामने आया। सो एज आई सेड, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे एटम जो शब्द है वो आया है फ्रॉम द वर्ड एटोमियो, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। एज आई सेड, पहले ऐसा माना जाता था कि एटम्स डिविजिबल नहीं होते, उनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए उन्हें इनडिविजिबल माना जाता था। और उसे एटोमियो कहा जाता है किसी एक लैंग्वेज में, शायद ग्रीक या लैटिन में, और वहाँ से ये इंग्लिश का शब्द उठाया गया, जिस कॉल एज एटम। बट एज आई सेड, कैथोड रेस की डिस्कवरी ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। एंड नॉट ओनली दिस, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज जो हमारा मॉडर्न डेवलपमेंट है, जैसा मैंने बताया, वो एटम्स के बिना पॉसिबल नहीं है। एटम्स की सच्चाई जो है वो सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। पर आप विश्वास नहीं करेंगे, 1905 के पहले लोग इनफैक्ट एटम को भी रियल नहीं मानते थे। लोग मानते थे कि मैटर जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, और इनमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे अर्न्स्ट मार्क और ओसवाल, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे जो एटम्स की रियलिटी को डाउट करते थे। पर 1905 में ऐसा तो क्या हुआ, तो 1905 में जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का पेपर आया, जिसने एटम्स का मैथमेटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिया और बताया कि एटम्स का मॉडल कितना सक्सेसफुल है, और जिससे आप ब्राउनियन मोशन जैसी चीज़ों को, या विस्कोसिटी, या ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी चीज़ों को समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। और इनफैक्ट आइंस्टाइन एवोगैड्रो नंबर भी डिराइव किया, जो काफ़ी क्लोज था अभी की जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, 6.022 इंटू 10⁻23। भले ही हम आइंस्टाइन को जानते हैं उनकी स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के लिए, ब्लैक होल्स के लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए, बट आइंस्टाइन ने इसके अलावा बहुत ही दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया है, जिसमें से एटम्स का मैथमेटिकल प्रूफ देना, उनको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देना, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1905 के बाद दुनिया ने जो है एटम्स को सीरियसली लेना शुरू किया, थैंक्स टू आइंस्टाइन। और उसके बाद फिर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली और एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया कि नहीं, एटम्स जो है दे आर रियली, मीन दे आर रियल बेसिकली, राइट, दे आर नो मोर हाइपोथेटिकल एंटिटीज़। और आपको ये चीज़ जानकर बहुत ही ताजुब होगा कि लुडविग बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने ये मॉडल प्रपोज किया था एटम्स का। और
लुडविग बोल्ट्जमैन जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी जस्ट आइंस्टाइन के पेपर के पब्लिश होने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, जिसमें एक कारण ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो उस टाइम के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे नकार रहे थे एटम की रियलिटी को, वो समहाउ उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता था। बट शायद वो 1-2 साल और जिंदा रहते तो वो देखते कि किस तरह से उनकी एटम की थियोरी को पूरी दुनिया ने मानना शुरू कर दिया था। एनीवेज, तो सबसे पहले जो सबसे पहली थियरी है एटम को लेकर, जो डाल्टन्स की थियरी, वहाँ पर आते हैं। तो डाल्टन एक ब्रिटेन में ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड वो बेसिकली एक स्कूल टीचर थे। और जो है उनके नाम पे आपको पता है जो है डाल्टनिज्म करके एक बीमारी भी है विच इज़ रिलेटेड टू कलर ब्लाइंडनेस। बट एनीवेज, डाल्टन जो है बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे, और उन्होंने कहा था कि एज आई सेड कि दुनिया में कोई भी मैटर आप ले लेते हैं और उसके जब आप सबसे छोटे टुकड़े करते हैं तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो एटम होता है। और उनकी एटमिक थियरी के मुताबिक पॉइंट नंबर 1 कि जो भी मैटर है, राइट, वो बना होता है एटम्स का, और एटम्स के और ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। और मान लीजिए आपके पास सोडियम है, आपके पास कॉपर है, तो सोडियम के आप सबसे छोटे टुकड़े करते हैं तो वो सोडियम के एटम होंगे, और कॉपर के आप सबसे छोटे टुकड़े करते हैं तो वो कॉपर के एटम होंगे। तो डाल्टन के हिसाब से जो सोडियम के एटम्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे, और कॉपर के जो एटम्स हैं वो भी सारे एक जैसे होंगे। सोडियम के एटम्स की प्रॉपर्टी कॉपर के एटम्स के साथ मैच नहीं करेगी, कॉपर के एटम्स की प्रॉपर्टी सोडियम के एटम्स के साथ मैच नहीं करेगी। मतलब ये जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही यूनिक होती है, और किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स की सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, पर कभी भी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मैच नहीं करेगा। दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फीचर्स। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जब कभी भी कोई कंपाउंड बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो उस दौरान एटम जो है ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, राइट। मतलब एटम्स की पोजीशन जो है चेंज हो जाती है, वो दूसरी तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और इस अरेंजमेंट की वजह से, राइट, इस अरेंजमेंट की वजह से जो है एक कंपाउंड बनता है। तो राइट, दिस वर द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटमिक थियरी, जहाँ पे कहीं पर भी एटम से छोटे टुकड़ों की बात नहीं की गई है, और ये माना गया है कि एटम्स जो हैं वो सबसे छोटे कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी मैटर के। अब सवाल ये आता है कि जो एटम से छोटे पार्टिकल है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी कहानी क्या है, राइट। सो ये जो पूरा इवेंट है जिससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई, जो पहले सब एटमिक पार्टिकल्स थे, बिकॉज अगर हम क्रोनोलॉजिकली जाएं तो सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, उसके बाद प्रोटॉन्स है, और उसके बाद न्यूट्रॉन्स है। सो लेट अस गो टू द बैकग्राउंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कैसे डिस्कवर हुए थे। सो ऐसा ही सेट यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट ऑल स्टार्टेड विद स्टडी ऑफ डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? तो जब इलेक्ट्रिसिटी की नई नई खोज हुई थी तो लोगों में एक तरह से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी ये जानने की कि जब आप किसी भी मैटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो मैटर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस मैटर में क्या चेंजेस आते हैं। ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा जो क्यूरियस थे इस चीज़ को लेकर। इवन इनफैक्ट कुत्ते बिल्ली तक में करंट पास किया जाता था टू सी कि हाउ दे आर अफेक्टेड है। एक तरह से मैडनेस जो है हो जाती है साइंटिस्टों में किसी चीज़ को लेकर। जस्ट ऐसे मैं आपका एग्जांपल देना चाहूँगा, जब बेंजीन की डिस्कवरी हुई थी तब भी लोग पागलों की तरह बेंजीन यूज़ करते थे। इनफैक्ट आफ्टर शेव लोशन के तौर पे भी उसे प्रमोट किया जाता था, आफ्टर शेव उसकी तरह, लिक्विड की तरह। और बाद में पता चला कि बेंजीन से कैंसर होता है और फिर उसके बाद उसे बैन किया गया। वही इसी तरह की बेवकूफ़ी जो है रेडियम को लेकर हुई थी। लोग घर में जो है सजाने के तौर पे, इस तरह के आइटम्स के तौर पे रेडियम का इस्तेमाल करने लगे थे, और उसके बाद जब पता चला कि उनसे कैंसर होता है तब उनका यूज़ जो है बैन किया गया, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। व्हेन इट वाज नोन दैट इट्स हाईली कार्सिनोजेनिक। इनफैक्ट मैरी क्यूरी की जो डेथ हुई थी वो भी इस रेडियो एक्टिविटी के एक्सपोजर से हुई थी। तो दुनिया जो है कभी कभी किसी एक डिस्कवरी को लेकर एक तरह से मेनियक हो जाती है। सो एज आई सेड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को मैटर से पास करवाया जाता था और ये जानने की कोशिश की जाती थी कि मैटर्स पर क्या असर होता है, राइट। तो इस प्रोसेस को डिस्चार्ज कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज। अब बेसिकली ये एक स्पेशल तरह की ग्लास की ट्यूब हुआ करती थी जिसके अंदर जो है करंट पास किया जाता था, और ग्लास ट्यूब के अंदर गैस रखी जाती थी और देखा जाता था कि करंट पास करने पे आपको क्या दिखाई देता है, राइट। वो जो गैस अंदर भरी हुई है उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आपको बेसिकली विजिबल ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर द 1654 इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप क्यों जरूरी है? बिकॉज अल्टीमेटली आप देखेंगे कि दो चीज़ हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज और प्रेशर।
सो जो अंदर गैस का प्रेशर है ट्यूब के अंदर, पहले आपको बता देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली इस तरह की आपकी ग्लास ट्यूब होती है। आप देखिए यहाँ पे, ये बेसिकली एक ग्लास होता है इस तरह से, जिसके अंदर गैस भरी होती है, और यहाँ पे ये दो बेसिकली आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये आपका कैथोड है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये आपका एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये इस तरह से यहाँ से बैटरी से कनेक्टेड होता है, जिससे हम यहाँ पे एकदम अंदर हाई वोल्टेज जो है अप्लाई कर सके, राइट। और यहाँ पे जो एयर होती है उसमें कोशिश की जाती है कि हो सके उतना जो है यहाँ से हवा खाली की जाए, और अंदर हो सके उतना लो प्रेशर मेंटेन किया जाए। तो आप देखिए यहाँ पे दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई वोल्टेज, वोल्टेज जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, और अंदर जो गैस का प्रेशर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, राइट। तो स्टार्टिंग में ये जो चीज़ थी वो पॉसिबल नहीं थी। स्टार्टिंग की जो ग्लास ट्यूब थी वहाँ पे ना ही इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज था, ना ही उतना ज़्यादा लो प्रेशर था। इनफैक्ट प्रेशर हाई था और वोल्टेज लो था। तो ये जो लास्ट स्टेज है जहाँ पे ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग सक्सेसफुल हुए बहुत ही हाई वोल्टेज क्रिएट करने में और बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट करने में, उसमें काफ़ी वक्त लगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि स्टार्टिंग की मिसाइल्स कैसी होती थी और अब की मिसाइल्स कैसी है। स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स कैसे हुआ करते थे, मतलब पूरे एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, और आज एक छोटे से मोबाइल में जो है आप जो है पीसी के काफ़ी सारे काम कर लेते हैं, इमेज एडिट कर लेते हैं, उसके बाद आप एक ऐसे लिख सकते हैं वो वर्ड फाइल में, राइट। सो दोज थिंग्स टेक टाइम। उसी तरह से एक ऐसा ट्यूब बनाना, ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर आप बेसिकली स्टडी कर सको कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे अफेक्ट करती है मैटर को, उसमें भी वक्त लगा। मतलब टू रीच अ स्टेज वेर यू कुड अप्लाई वेरी हाई वोल्टेज इनसाइड अ ग्लास ट्यूब अंडर वेरी लो प्रेशर, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। एंड वही जो क्रोनोलॉजी है वो हम कवर कर रहे हैं कि कैसे एक एक स्टेप करके हम लोग उस पर्टिकुलर पार्ट तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1654 में पहली बार वैक्यूम पंप डिस्कवर हुआ था। वैक्यूम पंप के नाम से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली हमको वैक्यूम क्रिएट करना है, राइट। एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं, पर काफ़ी हद तक हमारा मकसद था कि जो है जो ग्लास है उसके अंदर जो हवा है उसको खाली किया जा सके, राइट। तो ये जो है ऑटो वॉन ग्यूरिक नाम के जो साइंटिस्ट है जिन्होंने वैक्यूम पंप डिस्कवर किया, वहाँ से ये सिलसिला जो है शुरू होता है। और इस वैक्यूम पंप में भी रेरीफाइड एयर जो है ली गई थी। रेरीफाइड एयर मतलब जैसे मैं वही बता रहा था कि आप हवा को खाली करेंगे, ट्यूब में से निकालेंगे, तो अंदर जो हवा होगी बहुत पतली होगी, उसकी जो डेंसिटी होगी बहुत ही कम होगी, तो उसे रेरीफाइड एयर कहा जाता है। अब 1705 में बेसिकली जब ये देखा गया, मतलब अब आपने एक ट्यूब बना ली है, ग्लास ट्यूब, उसके अंदर आप हाई वोल्टेज पास कर रहे हैं, और जो अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी लो है, जो रेयर एयर है वो रेरीफाइड हो चुकी है, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है एयर का। तो जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, तो 1705 में स्पार्क्स देखे गए जो बेसिकली कैथोड से निकलकर एनोड तक जाते थे, लंबी दूरी ट्रैवल करते थे। तो जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हो, यानी हवा का कॉन्सेंट्रेशन ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा रखते हो, तब ये स्पार्क उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। लेकिन जब आप एकदम हल्की हवा लेते हो, उसकी डेंसिटी एकदम कम कर देते हो, कंसंट्रेशन एकदम कम कर देते हो, तो उस टाइम पे जो स्पार्क्स जनरेट होते हैं वो दूर तक जाते थे। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब 1838 में माइकल फराडे, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट माने जाते हैं, वो सक्सेसफुल हुए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करने में। मतलब पहले जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता था उससे भी ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करने में वो सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने काफ़ी हद तक जो हवा थी ट्यूब के अंदर से वो निकाल दी। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि लाइट आर्क, आपको पता है मैथमेटिक्स में आर्क क्या होता है, राइट। तो एक लाइट आर्क क्रिएट हुआ एनोड की तरफ, राइट। एनोड जो कैथोड के सामने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग लाइट आर्क क्रिएट हो। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो आप देख सकते हैं पहले जो था वो स्पार्क्स जनरेट हुए, उसके बाद जब और ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रिक आर्क देखने को मिली, राइट। लाइट आर्क बेसिकली देखने को मिली। एंड फिर 1857 में, 1838 से हम 1857 की तरफ जा रहे हैं, तो जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच गीजलर ने और ज़्यादा हवा निकाली, राइट। आप देख रहे हैं किस तरह से हम मूव कर रहे हैं हमारे अल्टीमेट गोल की तरफ, जो है बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज और बहुत ही रेयर हवा, राइट। एकदम लो प्रेशर ट्यूब के अंदर और बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज ट्यूब के अंदर, उसके तरफ हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो एक एक करके आप देखिए साइंटिस्ट जो है ग्लास ट्यूब को इंप्रूव करते जा रहे हैं। कोई बेहतर वैक्यूम पंप बना रहा है जिससे अंदर की हवा ज़्यादा खींच के बाहर निकाली जा सके, तो कोई ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने में सक्सेसफुल हो रहा है। तो जो गीजलर थे उन्होंने वो ज़्यादा हवा निकालने में सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने प्रेशर को लो कर दिया एज लो एज 10⁻³ एटमोसफियर। 10⁻³ एटमोसफियर के आसपास जो है उन्होंने प्रेशर को लो कर दिया, और जो लाइट आर्क दिखाई देती थी वो और ज़्यादा इंटेंस हुई, और कभी कभी ग्लो भी दिखने लगा उनको, कि बेसिकली जो ग्लो क्रिएट होता था, राइट। आई एम सॉरी फॉर द डॉग्स बार्किंग आउटसाइड, राइट। वेल, यू कांट सॉर्ट ऑफ टेल एनिमल्स टू शट अप, उनका राइट है। सो जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ,
सो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब आप हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई करते थे तो एक आर्क क्रिएट होता था एनोड की तरफ, मतलब एक लाइट जो है आपको दिखाई देती थी। पर जब और ज़्यादा आपने प्रेशर लो किया, 10⁻³ एटमॉस्फेयर तक प्रेशर जब लो हुआ, तो एक पूरी जो ट्यूब थी वो चमकने लगती थी, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और साथ में जब अंदर की हवा को आप बहुत ज़्यादा रेरीफाइड कर देते हैं, कंसंट्रेशन बहुत कम कर देते हैं, तो पूरा जो एरिया है वो यहाँ से इस तरह से चमकने लगता है, पूरा ग्लो दिखाई देता है आपको अंदर की तरफ। सो एज आई सेड, हमारा जो एंड डेस्टिनेशन है वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करना है, 50,000 वोल्ट के आसपास, और जो प्रेशर है वो हो सके उतना लो करना है, और तभी जाके हमको कैथोड रेज दिखाई देंगी, जिनसे अल्टीमेटली हमको पता चलेगा कि एटम के और ज़्यादा छोटे टुकड़े हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होगी। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। सो जैसा मैंने बताया था, जब बहुत ज़्यादा आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और प्रेशर को काफ़ी लो करते हैं तो आपको पूरे ग्लास के अंदर ग्लो दिखाई देता है। और बाद में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपको ये खुद समझाना है कि जो ग्लो है वो क्यों दिखाई देता था, आर्क क्यों बनता था, ये खुद आपको सोचना है, बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ट्रेन करूँ सोचने के लिए। बिकॉज अगर आपको सोचना आ गया, खुद से आप थियरी बनाने लगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। So the voltage applied between the two electrodes of the tubes generated by an induction coil was anywhere between a few kilovolts to 100 kilovolt, right? So basically 100 किलोवोल्ट के आसपास वोल्टेज अप्लाई करने में हम सक्सेसफुल हो गए, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर 1870 में जो है विलियम क्रूक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, बिकॉज क्रूक्स ट्यूब जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी, बिकॉज फाइनली क्रूक्स ट्यूब वो ट्यूब थी जिसके अंदर प्रेशर आप 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर तक कम कर सकते थे। तो अब तक तो हम वोल्टेज को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। क्रूक्स ने बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था गैस के अंदर, जो गैस का प्रेशर था ट्यूब के अंदर, उसको कम करने में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, और 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर के आसपास हमने प्रेशर कम कर दिया। तो ये जो स्पेशल ट्यूब्स थी जिनके अंदर बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट किया जा सकता था, उसका नाम था क्रूक्स ट्यूब। और आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइनली हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए इन आवर डेस्टिनेशन ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। तो फराडे ने जो है जब क्रूक्स ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि बेसिकली पहले क्या होता था कि इस तरह से पूरा का पूरा एरिया जो है चमकता था, पूरा का पूरा एरिया में इस तरह से ट्यूब के अंदर ग्लो दिखाई देता था। पर जब क्रूक्स ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज पास किया गया तो इतना पूरा एरिया जो था ये पूरा डार्क हो जाता था। ये जो है आपका नेगेटिवली चार्ज कैथोड है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। तो ये जो पूरा कैथोड के पास का एरिया था वो पूरी तरह से डार्क हो जाता था, और यहाँ पे पीछे एग्जैक्टली ग्लो दिखाई देता था। ये जो एनोड है उसके पीछे के जो ग्लास के सरफेस हैं वो चमकने लगते थे अचानक से, राइट। सो दिस वाज समथिंग विच वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय माइकल फराडे। और ये जो डार्कनेस है, जिसे बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ जो डार्क एरिया है, उसे फराडे के नाम पे फराडे डार्क स्पेस या तो क्रूक्स डार्क स्पेस भी कहा जाता था। और जैसे मैंने बताया, ये जो डार्क एरिया है वो कैथोड से शुरू होकर एनोड तक खत्म हो जाता, और एनोड के एग्जैक्ट पीछे का हिस्सा जो ग्लास वाला हिस्सा था वो चमकने लगता था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, और साइंटिस्टों ने फिर ऑब्वियसली सोचा कि हो ना हो कुछ अदृश्य या इनविजिबल चीज़ कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, और वो एनोड के पीछे जो ग्लास है वहाँ पे टकरा रही है, उनके पार्टिकल्स को एक्साइट कर रही है, जिससे वहाँ पे वो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन कैथोड रेज वेर ऑब्जर्व्ड। इसी चीज़ को, इनविजिबल चीज़ को कैथोड रेज का नाम दिया गया। कैसे इसको स्पेकुलेट किया गया, कैसे इसे इमेजिन किया गया, क्योंकि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया क्रूक्स ट्यूब के अंदर लो प्रेशर के साथ, तो बेसिकली देखा गया कि एनोड के पीछे का हिस्सा चमक रहा था, और इसका सीधा सीधा यही मतलब था कि अगर बेसिकली ये एनोड के पीछे का हिस्सा अगर चमक रहा है तो ऑब्वियसली कैथोड की तरफ से कुछ निकल रहा होगा, जो सीधा सीधा जाके बेसिकली एनोड के पीछे वाले ग्लास के सरफेस से टकरा रहा है, उसके पार्टिकल्स को एक्साइट कर रहा है, जिसकी वजह से ये ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। और इस अदृश्य चीज़ को यूजीन गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने बाद में प्रोटॉन की खोज की थी, उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया कैथोड स्ट्राहलन। एक जर्मन शब्द है जिसको एक्चुअली कैथोड रेज कहते हैं। तो उस वक्त भी कंट्रोवर्सी थी कि ये जो चीज़ निकल रही है कैथोड की तरफ से वो पार्टिकल है या वेव है, राइट। तो बेसिकली दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ऐसा था जो मानता था कि ये जो कैथोड है वो पार्टिकल्स हैं, और एक ग्रुप ऐसा था जो ये मानता था कि ये जो कैथोड है, कैथोड रेज जिसको माना जाता है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्यों इसको ऐसा माना जाता था? बिकॉज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी कि क्या होता था कि बेसिकली कैथोड की तरफ से जो पार्टिकल्स निकलते थे या वेव्स निकलते थे, हमको नहीं पता है, और पीछे जो ग्लो प्रोड्यूस होता है, जब कभी भी आप इसके बीच में कोई चीज़ ऐसे रखते हो तो उस चीज़ की पीछे यहाँ पे परछाई क्रिएट होती थी बड़ी सी। तो बिकॉज आपको पता है शैडो क्रिएट करना
ये प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की नहीं होती है, बेसिकली वेव्स की होती है। तो इसलिए माना जाता था कि हो सकता है क्योंकि ये परछाई क्रिएट करते हैं, शेडो क्रिएट होता है, दे कुड ऑल्सो बी वेव्स, राइट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस था और इसलिए ये माना जा रहा था कि ये जो है बेसिकली पार्टिकल्स नहीं हो सकते, ये वेव्स हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली हमारे जो है हीरो की एंट्री होती है सर जे थॉमसन की, जो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये प्रूव कर देते हैं क्लियरली ये जो चीज़ निकल रही है कैथोड की तरफ से, जिसे कैथोड रेज कहा जा रहा है, दिस आर नॉट रेज और वेव्स, दिस आर एक्चुअली पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर जे थॉमसन की जगह पे होते तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कि आप क्या सोचते, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते जिससे आप ये पता कर पाते कि जो चीज़ कैथोड से निकल कर एनोड के पीछे जाके लाइट क्रिएट कर रही है, पार्टिकल्स को एक्साइट कर रही है, कैसे आप प्रूव करते कि वो पार्टिकल्स हैं, कैसे आप प्रूव करते कि उनके पास चार्ज हैं, कैसे आप प्रूव करते कि वो वेव्स हैं, अगर आप इस तरह से सोचते हैं, राइट, तो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी एंड यू विल बी वेरी गुड एट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ JEE एंड नीट, राइट। तो इस तरह की सोचने की आदत डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ऐसा जैसे जे थॉमसन ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें पहला इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ये था कि क्रूक्स ट्यूब चालू की, हाई वोल्टेज अप्लाई किया और कैथोड रेज बनना स्टार्ट हो गई और एग्जैक्टली कैथोड के सामने वाला हिस्सा जो है एनोड, उसके पीछे का जो ग्लास है वो चमकने लगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि उस ट्यूब के बाहर ऊपर की तरफ एक चार्ज प्लेट रखी, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो जैसे ही उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट देखी, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो एनोड के पीछे का हिस्सा ऊपर की तरफ चमक रहा था या बीचों बीच चमक रहा था, अब वो बेसिकली ऊपर की तरफ चमकने लगा। यानी पहले जो चमकने वाला हिस्सा था वो यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला गया। अब ऐसा तभी हो सकता है, और जैसे ही ये प्लेट हटा दी जाती थी, वापस से जो चमक थी, जो ग्लो था, राइट, वो यहाँ से शिफ्ट होकर वापस से बीचों बीच आ जाता कैथोड के एकदम सामने। विच मीन्स जो प्लेट थी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, वो कहीं ना कहीं कैथोड रेज को जो है अफेक्ट कर रही थी। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ से आप टॉर्च चालू करते हैं तो वो सीधा सीधा सामने की तरफ ही जाएगी, वो बेंड नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। पर यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे थे कि जब हम बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखते हैं ग्लास ट्यूब के ऊपर, तो जो कैथोड रेज है वो बीच की जगह पे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। तो इससे पहला पॉइंट प्रूव हो गया कि ये जो भी चीज़ यहाँ से कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को रखने की वजह से ऊपर की तरफ गई, डेफिनेटली उसका चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ गए। अगर अट्रैक्ट नहीं होते तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाते, राइट। तो कोई चीज़ अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली उसका चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ से फाइनली ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो चीज़ कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ जा रही है, ना ही सिर्फ वो पार्टिकल हैं बट उनका चार्ज जो है वो नेगेटिव है। और इसका उल्टा भी देखने को मिला, अगर आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखते हो, राइट, अगर आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखते हो तो जो ये ग्लो ऊपर की तरफ दिखाई देता था, अब वो नीचे की तरफ दिखाई देने लगता है। क्योंकि अगर आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखेंगे तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रिपेल होंगे, और रिपेल होंगे तो वो सीधा सीधा जाने की जगह इस तरह से नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ अगर टकराएंगे तो ये वाला हिस्सा चमकेगा, बीच वाला नहीं। तो इस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि ये जो चीज़ जा रही है एनोड कैथोड से जो है एनोड की तरफ, वो एक्चुअली कोई वेव्स नहीं है, दिस आर पार्टिकल्स, और ये ऐसे पार्टिकल है जिनका चार्ज नेगेटिव है। अब थॉमसन ने एक दूसरा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बेसिकली जो क्रूक्स ट्यूब है उसके ऊपर मैग्नेट रख के देखा, और वहाँ पर भी उनको देखने को मिला कि जो पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और ये हमको पता है कि जो चीज़ मतलब जिन चीज़ों के पास चार्ज होता है वो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इस तरह से इंटरैक्ट नहीं करते। तो ये दूसरा इंटरेस्टिंग एविडेंस था जिसने ये क्लियर कर दिया कि ये जो चीज़ कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है वो कोई वेव नहीं है, दिस आर एक्चुअली पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। सो फाइनली डिफाइन किया गया कि कैथोड रेज आर नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय कैथोड दैट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स दी एनोड। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो पार्टिकल हैं, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं कैथोड से निकल के एनोड की तरफ, और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो एनोड के पीछे की तरफ वाला जो ग्लास का हिस्सा है वहाँ से उन ग्लास के पार्टिकल से टकराते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जब हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और वो लोअर एनर्जी स्टेट में जब आते हैं स्टेबल होने के लिए, तब जो एनर्जी वो लूज़ करते हैं वो हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है। इसीलिए जब ये पार्टिकल्स पीछे टकराते हैं एनोड के पीछे वाले सरफेस पे, तो एरिया जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, राइट। और एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। उन्होंने एक तरफ जो है चार्ज प्लेट रखी और एक तरफ जो है इस तरह से यहाँ पे मैग्नेट रखा, और यहाँ पे जो है उन्होंने चार्ज प्लेट रखी, और इस तरह की अरेंजमेंट की कि कैथोड रेस पे
जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है ऊपर की तरफ, उतनी मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है नीचे की तरफ। मतलब जो नेट फोर्स लग रहा था कैथोड रेज पे वो उन्होंने जीरो कर दिया। सो उन्होंने कर दिया E=m, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एंड द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द कैथोड रेज वेर इक्वल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंड की, जिसे हम लोग जो है E/m रेशियो या चार्ज बाय मास रेशियो बोलते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड किया इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, जिसकी वजह से उनको आगे चल के नोबेल प्राइज़ मिला। और उन्होंने एकदम क्लियरली प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव्स नहीं है बट पार्टिकल्स हैं। बट आपको ये सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि उन्हीं के बेटे ने आगे चलकर ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। और उसी बिहेवियर पे आगे चल के जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, बिकॉज आपको पता है माइक्रोस्कोप बिना वेव नेचर के काम नहीं कर सकता। और जे थॉमसन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला ये प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं, और उनके बेटे को जो है नोबेल प्राइज़ मिला ये प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, राइट। सो जे थॉमसन ने एज आई सेड कैथोड रेज, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की जे थॉमसन ने, कि अंदर की जो गैस है क्रुक्स ट्यूब के अंदर, उसको अगर आप बदल भी दें, कोई और भी गैस यूज़ करें, तब भी आपको बेसिकली जो है कैथोड रेज देखने को मिलती है। मतलब कैथोड रेज खाली हाइड्रोजन गैस में नहीं है, वो हर एटम का एक हिस्सा है। दे आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ एवरी एटम। तो इससे ये चीज़ और कंफर्म होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम का एक फंडामेंटल पार्ट है, फंडामेंटल यूनिट है। और उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पास की, कैसे ये पता चला कि ये जो निकल रहा था कैथोड रेज वो हाइड्रोजन से भी छोटा है। तो हमको पता है दुनिया में सबसे हल्का एटम, सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का है। तो अगर कोई चीज़ हाइड्रोजन में से ही निकलती है और वो उससे भी छोटी हो, मतलब डेफिनेटली ये प्रूव हो जाता है कि एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर उससे भी छोटे हिस्से मौजूद हैं, एटम का और भी छोटा हिस्सा हो सकता है। तो जे थॉमसन ने प्रूव किया कि जो कैथोड रेज थी उनका जो मास था, जो पार्टिकल्स थे, राइट, कैथोड पार्टिकल्स, उनका जो मास था वो 1800 टाइम्स कम था हाइड्रोजन एटम से, जो दुनिया का सबसे हल्का या सबसे लाइट एटम है, राइट। तो दिस इज़ हाउ ही ऑल्सो डिटरमाइंड द मास। एंड जॉर्ज जॉनस्टोन स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली फिर कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, राइट। ये जो नाम है वो जे थॉमसन ने नहीं दिया था, दिस वाज गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट। और फिर फिलिप लेनार्ड और जे थॉमसन, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया कैथोड रेज को, कैथोड रेज के बिहेवियर को समझने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि वो एटम का ही हिस्सा है, जिसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। थॉमसन को जो है E/m रेशियो के लिए दिया गया, और ये प्रूव करने के लिए दिया गया कि कैथोड रेज आर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और फिलिप लेनार्ड को जो है उनके कैथोड रेज के रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके लिए बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब सवाल ये है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, जो एटम का हिस्सा होते हैं, वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से आ रहे थे, जो एक्चुअली कैथोड के पीछे वाले हिस्से से टकरा के लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? तो मैं आपको फाइनली यहाँ पे मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूँ कि जब बेसिकली आप ये क्रुक्स ट्यूब लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो कैथोड और एनोड के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इस ट्यूब के अंदर जो एटम्स होते हैं उनसे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करती है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है फील करते हैं, और उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि गैस के जो न्यूट्रल एटम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आयोनाइज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज बहुत सारी जो गैस के एटम्स है वो आयनाइज होंगे। और अगर इस गैस के पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये जो गैस का पार्टिकल बचेगा अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनसे आप ये समझ नहीं सकते कि इतने सारे कैथोड के पार्टिकल्स कहाँ से आए, बिकॉज जो पार्टिकल्स पीछे जा रहे थे वो बहुत सारे थे। और अगर आप खाली आयोनाइजेशन कंसिडर करो, जो अंदर गैस था, तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज आप जानते हैं ऑलरेडी गैस के पार्टिकल्स बहुत कम थे। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स गैस के पार्टिकल में से बाहर आते हैं और गैस आयनाइज हो जाती है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, तो इतने हाई वोल्टेज के प्रेजेंस में ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। तो इतने हाई वोल्टेज के प्रेजेंस में ये पॉजिटिवली चार्ज गैस के एटम बहुत तेज़ी से टकराते हैं कैथोड के सरफेस से। और जब एकदम तेज़ी से कैथोड के सरफेस से टकराते हैं तो कैथोड के एटम से टकराते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ से बाहर निकलते हैं और पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो सारे फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं एनोड की तरफ, और इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी, कि एनोड के पीछे वाले हिस्से से जाके टकराते हैं और वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हाई वोल्टेज की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज होते हैं और दो चीज़ें बनती हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयंस। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयंस हैं वो एकदम हाई स्पीड से
जाके कैथोड से टकराते हैं और कैथोड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, और ये कैथोड के अंदर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फिर स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं और एनोड के पीछे की तरफ भी चले जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और फिर यहाँ पे टकरा के ग्लो प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज हाउ द कैथोड रेज वेर प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई वोल्टेज एंड एट वेरी लो प्रेशर. अब मेरा सवाल आप लोगों के लिए ये है कि आपने जर्नी देखी कि किस तरह से हमने पहले वैक्यूम पंप क्रिएट किए. पहले स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं था, ना ही प्रेशर उतना ज़्यादा लो था. धीरे धीरे हमने ट्यूब्स को इम्प्रूव किया और फाइनली हमने क्रूक्स ट्यूब को इन्वेंट किया, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई करने में सक्सेसफुल हुए और अंदर प्रेशर हमने एकदम लो कर दिया, एज लो एज 10⁻⁻⁶ एटमोसफियर. तो कहने का मतलब है, जो सवाल ये है वो ये है कि हाई प्रेशर पे और लो वोल्टेज पे स्टार्टिंग की जो कंडीशंस थी, जब वोल्टेज उतना ज़्यादा नहीं था, क्यों कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं होती थी, क्यों उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होते थे, क्यों उस वक्त ग्लो दिखाई देता था, क्यों उस वक्त जो है वो अभी के टाइम पे हाई वोल्टेज पे जो हम बेसिकली देखते हैं कैथोड रेज, वो उस टाइम पे क्यों प्रोड्यूस नहीं होती थी. ये आपका जो है सवाल है मेरी तरफ से. आपको खुद की अपनी थियरी बनानी है और क्रैक करना है इस चीज़ को, इस पजल को सॉल्व करना है कि जब प्रेशर अंदर हाई हुआ करता था और वोल्टेज लो हुआ करता तब ऐसा तो क्या होता था कि कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं होती थी. वाई ओनली एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर यू आर एबल टू सी द कैथोड रेज. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व इट, यू एंजॉय इट अ लॉट, एंड इससे आपकी जो रीजनिंग है वो शार्प होगी. एंड अगर रीजनिंग आपकी शार्प होती है, दिस अ वेरी गुड चांस दैट यू विल स्कोर वेरी गुड इन JEE एडवांस इन नीट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.